नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडेर अड्डा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग लुसेंट समान ज्ञान का लाइन बाय लाइन अध्ययन करेंगे। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। यह बुक आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, सारे प्रश्नों का हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ था? तो तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। 240 से 280 ईस्वी इसका टाइम पीरियड। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त का टाइम पीरियड था 240 से 280। टाइम पीरियड भी पूछा जाता है। और इसके संस्थापक, गुप्त वंश के संस्थापक जो है श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ, जो कि इसका टाइम पीरियड था 280 से 320 ईस्वी। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था और ये गद्दी पर कब बैठा? तो 320 ईस्वी में बैठा। इसने जो है लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने ही किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? तो गुप्त संवत की शुरुआत जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने ही किया था। 319 320 ईस्वी, कहीं कहीं 319 भी आता है, कहीं कहीं 320 भी आता है। तो इसको ध्यान में रखना कि 319 ईस्वी में स्टार्ट किया था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा? तो 335 ईस्वी में बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इसने जो है आर्यावर्त के कितने शासकों? तो 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अब ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आप लोग प्रीवियस ईयर अगर बनाए होंगे तो वहां देखेंगे कि बहुत सारा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त कौन कौन उपाधि धारण किया? तो अश्वमेधकर्ता, विक्रमक का एवं परम भागवत का। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? तो समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे बीना वादन करते हुए दिखाया जाने लगाया गया है। उसको जो है बीना बजाते हुए दिखाया गया उसके सिक्का पे। इससे अनुमान लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। अब यहाँ से प्रश्न पूछेगा, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने किया? तो इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने किया? तो समुद्रगुप्त ने किया। और हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो हरिसेन चंद्रगुप्त के हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त था। गया एवं नालंदा में 2 ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। गया एवं नालंदा से मिले 2 ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को जो है परम भागवत कहा गया। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है कितने में बैठा? तो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसके समय में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। ये प्रश्न आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पूछा गया है कि फाहियान किसके समय में जो है भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो भारत आया था। इसको एनसीईआरटी में फासियान भी कहा जाता है। हुएन त्सांग को हुएन त्सांग कहा जाता है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए।
शकों के विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने पश्चिमी भारत में शक क्षत्रप पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण किया था। इसने जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया है, यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण किया था विक्रमादित्य की उपाधि। साब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि कौन था? हरिसेन के बारे में अभी हम लोग जाने। साब के बारे में, साब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र था। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडल निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहा था। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य थे। इसी नवरत्न में जो है महाकवि कालिदास सबसे अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इसके दरबार में धन्वंतरी, छपनक, फलित ज्योतिष के विद्वान थे ये छपनक, अमर सिंह, ये कोषगार के लेखक अमर सिंह, शंकु वास्तुकार थे शंकु, बेताल भट्ट, घट करपर, वरामिहिर जो है खगोल विज्ञानी थे वरामिहिर, एवं वर रुचि जैसे विद्वान थे। ये नवरत्न जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्राहिक सचिव वीरसेन मतावलंबी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक सचिव जो था, इसका नाम क्या था? वीरसेन। ये सेम मतावलंबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। अब यहाँ से पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय का सांधि विग्रहिक सचिव कौन था? वीरसेन। और वीरसेन क्या था? तो वीरसेन जो है शिव मतावलंबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द प्रकांड पंडित एक कवि भी था। ये कौन? तो वीरसेन। तो वीरसेन से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त हुआ। कुमारगुप्त प्रथम को ही गोविंद गुप्त के नाम से भी जाना गया। कुमारगुप्त प्रथम बोले या गोविंद गुप्त। ये 415 ईस्वी से 454 ईस्वी इसका टाइम पीरियड था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ही किया। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ही करवाया था। नालंदा का मठिया विश्वविद्यालय एक महाविहार है, क्योंकि यह विभिन्न आकारों से अनेक मठों का संकुल है। नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी चीनी यात्री ह्वेनसांग के अभिलेखों पर आधारित है। इनमें कहा गया कि एक मठ की नींव कुमारगुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी में डाली गई थी। यह निर्माण कार्य परवर्ती सम्राटों के शासनकाल में भी चलता रहा, जिन्होंने इस विलक्षण विश्वविद्यालय का कार्य संपन्न किया। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि बौद्ध धर्म के सभी 3 संप्रदायों थेरवाद, महायान, वर्ज्यान के सिद्धांत यहाँ पढ़ाए जाते थे। चीन, तिब्बत, श्रीलंका, थाईलैंड, वर्मा अनेक देशों में बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा एवं इसके आसपास स्थित बोधगया, कुर्कीहार आदि केंद्रों पर आते थे। तो ये यहाँ पे जो है नालंदा विश्वविद्यालय में कहाँ से लोग आता था? तो चीन से, तिब्बत से, श्रीलंका से, थाईलैंड से, वर्मा से एवं अन्य देशों से बौद्ध भिक्षु जो है यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा आते थे। और यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म का किस का पढ़ाई किया जाता था? तीनों संप्रदाय, थेरवाद का भी, महायान का भी और वर्ज्यान का भी पढ़ाई करवाया जाता था। तो ये प्रमुख क्वेश्चन यहाँ से पूछा था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड था 455 से 467 ईस्वी। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, गिरनार पर्वत पर स्थित एक सुदर्शन झील है, उसका पुनरुद्धार किसने किया? तो स्कंदगुप्त ने किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त ने जो है पर्णदत्त को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया? तो सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत थी। दूसरी प्रादेशिक इकाई क्या थी? तो भुक्ति एवं प्रांत थी, जिसके शासक उपरी कहलाते थे।
यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? तो देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एवं एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत थी, जिसके शासक उपरीक कहलाते थे। उपरीक कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी। भुक्ति के नीचे क्या होता था? तो भुक्ति के नीचे विषय या जिला, जिला को ही विषय के नाम से जाना जाता था गुप्त काल में। तो भुक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसका प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट या भाट कराता था। चाट या भाट प्रश्न पूछा गया कि चाट भाट किसे? चाट भाट जो है पुलिस विभाग के कर्मचारी को कहा जाता था चाट भाट। तो पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को दंडपाशिक कहते थे। पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको दंडपाशिक कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम का प्रशासन कहाँ से संचालित होता था? तो ग्राम प्रशासन द्वारा जो है संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। ग्राम सभा का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था। एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं जो अन्य सदस्य होते थे उसको महत्तर कहते थे। जब ये अभी के समय में वार्ड सदस्य है तो उस समय में महत्तर, गुप्त काल में उसको महत्तर कहा जाता था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से गुप्त काल से प्रश्न पूछा जाता है। ग्रामों के समूह की सबसे छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व का कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। उस समय भू राजस्व जो है 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात् श्रम यानी बिष्टी राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इससे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। बलात् श्रम को राज्य के लिए एक आय का स्रोत माना जाता था। बलात् श्रम को आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। भूमि जो है यहाँ पे निम्न प्रकार का भूमि था। कौन कौन सा भूमि था? तो क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहते थे। कृषि करने योग्य भूमि को क्या कहते थे? क्षेत्र कहते थे। वास्तु, वास करने योग्य भूमि को जहाँ पे लोग निवास करता था उसको वास्तु कहा जाता था। और चारागाह भूमि, पशुओं की चारा योग्य भूमि को चारागाह भूमि कहा जाता था। सील, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसको सील कहा जाता था। तो ये सब प्रश्न पूछा जाता, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न पूछा था सील क्या पूछा जाएगा। गुप्त समय में सील क्या होता था? सील ऐसी भूमि होती थी जो जोतने योग्य भूमि नहीं होती थी। अपरहत क्या होता था? ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसको अपरहत कहा जाता था। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। और श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। गुप्त काल में जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? तो उज्जैन था। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि गुप्त काल में सर्वाधिक व्यापारिक केंद्र कौन था? तो उज्जैन। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने जो है सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। यहाँ से प्रश्न 3 प्रश्न बनता है। सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किया? सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किया? सबसे पहले सोने का सिक्के किसने जारी किया? ये तीनों प्रश्न बनता है। तो गुप्त राजाओं ने जो है सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया। आप लोग बताएंगे सबसे पहले सोने का मुद्रा किसने जारी किया था? स्वर्ण मुद्राएं किस शासक ने जारी किया था? कमेंट करके बताएंगे। और सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया? ये हम पढ़ाए हुए हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया। जो गुप्त राजाओं की जो है स्वर्ण मुद्रा उसको क्या कहा गया है? दिनार कहा गया। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के भी जारी किए। गुजरात के बाद जो है गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। इसने जो चांदी का सिक्का जारी किया ये केवल स्थानीय लेन देन में इसका काम होता था। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर कौन सब है इसके बारे में जानेंगे। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर पूछा जाता है। विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। गुप्तकालीन विष्णु मंदिर कहाँ पे है? तो तिगवा जगह का नाम है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर भूमरा में। शिव मंदिर भूमरा में है, नागोदा मध्य प्रदेश में है।
पार्वती मंदिर नयना कुठार मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर, ये प्रश्न रेलवे में एसएससी में कई बार पूछा गया है। दशावतार मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर है दशावतार मंदिर। देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है दशावतार मंदिर। ये भी प्रश्न पूछा गया, दशावतार मंदिर किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। तो ये देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर खोह नागौद मध्य प्रदेश में है। और लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है लक्ष्मण मंदिर, ये भीतर गांव कानपुर उत्तर प्रदेश में। लक्ष्मण मंदिर से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया है कि लक्ष्मण मंदिर किससे बना था, तो ईंटों से बना हुआ था और ये कहाँ पर है, भीतर गांव कानपुर उत्तर प्रदेश में। कायस्थों का सर्वाधिक वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है, तो याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। विंध्य के जंगल में जो है सबर जाति का लोग रहता था, जो अपने देवताओं को, जिसको मानते थे आराध्य देव को, जो है मनुष्य का मांस चढ़ाता था। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। सबसे पहली बार सती होने का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो ये भानुगुप्त का अभिलेख था, एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का प्रमाण मिलता है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। गुप्त काल में जो है वेश्यावृत्ति का काम करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को क्या कहा जाता था, तो वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त सम्राट कौन थे, तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त सम्राट के लोग वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। गुप्त समाज के लोग ने जो है वैष्णव धर्म को राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। विष्णु का वाहन जो है गरुड़, ये गुप्त साम्राज्य के राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। दशावतार मंदिर किस नदी के तट पे है, तो यह बेतवा नदी के तट पे है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिनमें गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा की संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। अभी अजंता में जो है कुल कितना गुफा निर्माण किया गया था, तो 29 गुफा किया गया था। वर्तमान में केवल 6 ही शेष बचा है और विध्वंस हो गया है, जिनमें गुफा 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। कौन सा गुफा जो है गुप्तकालीन है, तो गुफा संख्या 16-17 जो है गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है, बहुत देखने में सुंदर है, इसलिए इसको प्रशंसनीय कहा जाता था। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया। गुफा संख्या 17 के चित्र को क्या कहा गया, चित्रशाला कहा गया। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अजंता के किस गुफा नंबर में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं, तो ये गुफा संख्या 17 में। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की गुफाएं जो है बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है, तो महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। गुप्त काल में निर्मित जो है अन्य गुफा कौन है, तो जिसका नाम है बाघ की गुफा। बाघ की गुफा जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर है और इसमें जो है विंध्य पर्वत को काट करके इसे बनाया गया। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया था, तो यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। वो संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित था पंचतंत्र के बारे में हम सभी लोग परिचित है। ये जो है उस समय का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। बाइबिल के बाद इसका पंचतंत्र का दूसरा स्थान है। इसे 5 भागों में बांटा गया। पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो पंचतंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है मित्र भेद, दूसरा है मित्र लाभ, तीसरा है संधि विग्रह, चौथा है लब्ध प्रनाश और पांचवा है अपरीक्षा कारित्व। इसको जो है विष्णु शर्मा द्वारा जो लिखा गया था पंचतंत्र, इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया। पहला भाग क्या है, मित्र भेद। पहला भाग
मित्र भेद, दूसरा भाग मित्र लाभ, तीसरा संधि विग्रह, चौथा लब्ध प्रनाश और पांचवा है अपरीक्षाकारित्व। पांचवा क्या है? अपरीक्षाकारित्व। तो ये पांचों प्रश्न पूछा जाएगा आपको। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। आर्यभट्ट ने कौन कौन ग्रंथ लिखा? आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताया। आर्यभट्ट ने जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण को बताया। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक था। सबसे पहला नक्षत्र वैज्ञानिक कौन था? तो आर्यभट्ट था, जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने सबसे पहली बार बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? तो ये आर्यभट्ट ने बताया। और आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे। वराहमिहिर ने वृहत संहिता, पंच सिद्धांत, वृहजाक एवं लघु जातक की रचना किया। वराहमिहिर द्वारा कौन कौन रचना किया गया? वृहत संहिता का, पंच सिद्धांत का, वृहजाक का एवं लघु जातक का। वृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास एवं भौतिक भूगोल के विषय में चर्चा किया गया। वृहत संहिता में क्या सब है? नक्षत्र विद्या है, वनस्पति शास्त्र है, प्राकृतिक इतिहास है और भौतिक भूगोल के विषय पर चर्चा की गई है। ब्रह्मगुप्त जो है इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। गुप्त वंश का जो है ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा किया कि न्यूटन के सिद्धांत के पूर्व कल्पना कर ली। न्यूटन के सिद्धांत के पूर्व ही कल्पना कर लिया था कि पृथ्वी एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहली बार बताया था। और ब्रह्मगुप्त के कौन थे? तो गुप्त वंश के महान नक्षत्र एवं गणितज्ञ थे। संग्रहणी सूत्र एवं एक ब्रह्मांड संबंधी ग्रंथ है। संग्रहणी सूत्र जो है एक ब्रह्मांड संबंधी ग्रंथ है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में की गई थी, जिसमें ब्रह्मांड की रचना एवं अंतरिक्ष के बारे में अवधारणाएं शामिल किया गया है। संग्रहणी सूत्र जो है एक ब्रह्मांड संबंधी ग्रंथ है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में की गई थी, जिसमें ब्रह्मांड की संरचना एवं अंतरिक्ष के बारे में अवधारणाएं शामिल की गई है। गुप्त काल में पलकान ने पशु चिकित्सा पर हस्त्यायुर्वेद लिखा था। पशु चिकित्सा पर गुप्त काल में जो है पलकान ने जो है पशु चिकित्सा पर हस्त्यायुर्वेद लिखा था। नवीनतम की रचना गुप्त काल में की गई थी। नवीनतम की रचना जो है गुप्त काल में ही किया गया था। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र एवं उपचार संबंधित विधियां दिया गया था। नवनीतकम में जो है की रचना गुप्त काल में किया गया था। इस पुस्तक में नुस्खे बताए गए थे, घरेलू नुस्खे, सूत्र बताया गया था और उपचार संबंधित विधियां भी बताया गया था। किसमें? नवनीतकम में। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई थी। पुराण का जो वर्तमान रूप में रचना भी हम लोग को उपलब्ध है, इसकी रचना गुप्त काल में हुई थी। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। अब भाषा बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो संस्कृत क्या था? गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत था। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों पर रुपये का कहा गया। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपये का कहा जाता था। याज्ञवल्लभ, नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई थी। याज्ञवल्लभ की, नारद स्मृति, याज्ञवल्लभ स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृतियों की रचना जो है गुप्त काल में हुआ था। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। मंदिर बनाने की कला का जन्म कब हुआ? तो गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का भी विकास कब हुआ? तो गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों के सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए। गुप्त वंश के शासकों ने क्या किया? मंदिरों में एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। गुप्त काल में लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए परम स्मरणीय है। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए भी एक स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। भास का जो नाटक है लौकिक साहित्य पर आधारित है। ये 13 नाटक इसी काल में है भास के। शूद्रक का लिखा नाटक मृक्षकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ बेश्या का प्रेम वर्णित है। मृक्षकटिकम में क्या है? शूद्रक ने लिखा था मृक्षकटिकम। इसमें क्या है? मृक्षकटिकम को माटी की खिलौना गाड़ी भी कहा है, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ बेश्या का प्रेम वर्णित है। प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है मृक्षकटिकम को।
अब अगला है हमारा देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की संस्कृत नाटक है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा था? विशाख दत्त ने लिखा था देवी चंद्रगुप्तम। यह गुप्त राजा रामगुप्त की कहानी है। इसमें जो है गुप्त राजा रामगुप्त की कहानी है, जो अपनी रानी ध्रुव देवी को एक शक आक्रमणकारी को सौंपने का फैसला करता है। इसमें देवी चंद्रगुप्तम में यह दर्शाया गया है, ये लिखा था विशाख दत्त ने। लेकिन उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त रानी के वेश में दुश्मन के शिविर में प्रवेश करता है और दुश्मन को मार डालता है। तो ये कहानी कहाँ मिलता है हमको? तो देवी चंद्रगुप्तम में मिलता है। और देवी चंद्रगुप्तम किस भाषा में है? तो ये संस्कृत का एक नाटक है और इसको विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। ये प्रश्न पूछा जाएगा, देवी चंद्रगुप्तम किस राजा से संबंधित है? तो ये रामगुप्त से संबंधित है देवी चंद्रगुप्तम। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास का कृति है, बहुत ही फेमस कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम। राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम की कथा है इसमें। राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम की कथा है अभिज्ञान शाकुंतलम में। द्वितीय भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में ही हुआ। ये द्वितीय भारतीय रचना है, जो पंचतंत्र के बाद जो है ये द्वितीय भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में ही हुआ है। ऐसी प्रथम रचना है भागवत गीता। प्रथम रचना कौन था? भागवत गीता। और सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? तो ये गुप्त काल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि सांस्कृतिक उपलब्धियां बहुत ज्यादा गुप्त काल में ही हुआ था। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों के क्रमिक पतन जो है गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। इस समय नगरों का जो है धीरे धीरे पतन होते गया, ये प्रमुख विशेषता था। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक कमेंट करके बताएंगे। और इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा सारे प्रश्नों का हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कशन करेंगे। जो जहां पूछा हुआ प्रश्न है सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, तो जुड़े रहें और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।